नमस्कार, सत श्री अकाल। द पंजाब पल्स चैनल ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਭ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਾ। ਅੱਜ ਸਾਡੀ ਇਸ ਇੰਟਰੈਕਸ਼ਨ ਸੀਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ ਦੇਵ ਲੋਹਾਨ, ਜਿਹੜੇ ਕਿਸੇ ਜਾਣ ਪਹਿਚਾਨ ਦੇ ਮੁਹਤਾਜ ਨੇ। ਦੇਵ ਲੋਹਾਨ ਜੀ ਆਰਐਲਪੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੰਸਥਾਪਕ ਸਦੱਸਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹ ਸਵਰਗੀ ਜੈਲਲਿਤਾ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਾਰਜ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਸਰਵ ਖਾਪ ਪੰਚਾਇਤ ਦੇ ਭਵਿੱਖਕਰਤਾ ਨੇ। ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਦੇ ਵਜੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਾਫੀ ਵਰਕ ਹੈ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨੇ ਇਸ ਚਰਚਾ ਦੇ ਲਈ ਕਿ ਇੱਕ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਬੜਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਮਣੀਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਿਰਫ ਕੈਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁੱਦੇ ਉਠਾਏ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਹਿਲਾ ਦੇ ਨਾਲ ਅਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਪਰ ਉਸ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਫਾਇਦੇ ਦੇ ਲਈ ਵਰਤਣਾ ਤੇ ਹੋਰ ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਅੱਖਾਂ ਮੀਟ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਸੋ ਦੇਵ ਲੋਹਾਨ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਮਣੀਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਹ ਕੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ। ਮੈਤਈ ਸਮਾਜ, ਕੁਕੀ या नागा, ये सब घटनाक्रम की है? गुतेज जी, मैं आपका धन्यवाद करूंगा कि आपने मेरे को यहाँ पे बुलाया और ये बात आपने पूछी। तो झगड़ा है चाय का। चाय का झगड़ा है सर वहां पे। जो हम चाय पीते हैं ना घर पे, तो उस चाय का झगड़ा है वहां। जड़ा कित्थों शुरू ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਵੇਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਇਹ ਲੜਾਈ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨੇ ਇਹ ਹਿੰਸਕ ਹੋ ਗਈ? ਇੱਕ ਕਤਲੋ ਗਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚਾਹ ਕਿਦਾਂ, ਜਾਂ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਹੋਰ ਕਾਰਨ ਹੈ? खुल के जरा ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦੇ ਉੱਪਰ। झगड़ा शुरू होता है चाय से। झगड़ा शुरू होता है चाय से। हमें ना कई बार मैंने भारत की जनता का एक स्वभाव देखा है कि हमें ना पत्तों की बीमारियों का इलाज पत्तों में खोजने लग जाते हैं, जड़ें नहीं खंगालते हम। हमें लगता है कि ये जो पत्ता आज गड़ गया है, इस पत्ते की आज जो बीमारी आई ये पत्ते की वजह से है। जी, बीमारी तो जड़ से शुरू हुई है। जड़ कहाँ है? चाय में है। यूरोप का और चाइना का एक बहुत पुराना इतिहास रहा है आपस में। 3 लड़ाइयां उन्होंने आपस में लड़ी हैं, जिनको ओपियम वॉर 1, ओपियम वॉर 2 और ओपियम वॉर 3 कहा जाता है। इन तीनों लड़ाइयों के बीच में भारत का कहीं नाम नहीं आया, लेकिन इन तीनों लड़ाइयों के बीच में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण भूमिका भारत की। लड़ाई होती है यूरोप के और चाइना के बीच में, लेकिन भूमिका महत्वपूर्ण होती है भारत की। होता क्या है सर कि 2000 साल तक चीन ने सिल्क और चाय अपने दोनों के दोनों प्रोडक्टों को यूरोप के अंदर बेतरतीब तरह से बेचा, और यूरोप के लोगों ने इन 2 चीजों की वजह से अपना सब कुछ चीन को दे दिया। सब कुछ उनका जितना चांदी था, तो जो ट्रेड ऑफ बैलेंस था वो इम्बैलेंस हो गया। जब यूरोप को ये पता लगा कि यार ट्रेड ऑफ बैलेंस जो है वो इम्बैलेंस हो चुका है, तो हम क्या करें अब, तो यूरोप के लोगों ने चीन के अंदर जाके अफीम बेचनी शुरू की। जी। अफीम उगती कहाँ पर थी? यूरोप में तो नहीं उग सकती, क्योंकि यूरोप तो एक बैरन लैंड है, एक सफेद बर्फ की चादर है, एक कब्रिस्तान है जहां कुछ भी नहीं उगता। वो आज भी वही कब्रिस्तान है। वहां पे जब उस ओपियम को इंडिया से ले जाके चाइना में बेचा जाने लगा, तो फिर से ट्रेड इम्बैलेंस हुआ। फिर से ट्रेड जो है ना वो चाइना की तरफ से इम्बैलेंस होना शुरू हो गया कि यार ये तो मेरी जनता को अफीम खिलाते हैं और अफीम खिला के मेरे से बहुत ज्यादा पैसे ले लेते हैं या बहुत ज्यादा रिसोर्सेज ले लेते हैं। जी। लेकिन धीरे धीरे चाइना के लोग बहुत मेहनती लोग। ये आपने आप भी देखा होगा 1980 1980s में, अभी रिसेंट टाइम में उन्होंने अपना फिर से डेवलपमेंट शुरू की, और आज वो अमेरिका को फिर से चुनौती देने की स्थिति में आ गए। तो इस बीच में अंग्रेज जो है वो देखते हैं कि तुम सिर्फ ओपियम के दम पर तो इनको नहीं हरा सकते, तो तुम्हें चाहिए ये ट्रेड सीक्रेट्स। तो उन्होंने पता किया कि यार चाय बनती कैसे है, ये सिल्क बनता कैसे है। लेकिन चाइनीज बहुत समझदार थे। उन्होंने 2000 साल
तक ये किसी को पता ही नहीं लगने दिया कि जो ये सिल्क है ये कीड़े से बनती है, ये पेड़ से बनती है, ये पौधे से बनती है, या ये जो चाय है ये बनती कैसे है, ये किसी पेड़ के ऊपर लगती है, ये किसी की जड़ से निकलती है, या ये है क्या चीज। हम्म, Would you believe 2000 साल, हम्म, इतना लंबा ट्रेड सीक्रेट। मार्को पोलो जिस टाइम पे तुगलई खान, चंगेज खान का पोता तुगलई खान उस टाइम पे चीन और पूरे के पूरे भूमध्य, जो ये भूमध्य एशिया है, इस पे कब्जा करके बैठा था, तो मार्को पोलो वहां पे आता है चीन के अंदर, और मार्को पोलो के टाइम पे उनको पता लगता है कि सिल्क जो है वो कीड़ों से बनता है। हम्म, वो कीड़े चुराने की कोशिश करते हैं लेकिन चुराने में सक्सेसफुल नहीं हो पाते। हम्म, फिर 15वीं और 16वीं 17वीं 18वीं शताब्दी के दौरान उनको पता लगता है कि यार ये तो चाय भी पौधे की पत्तियों से बनती है। हम्म, तो वो अपने कुछ लोग चोरी करने के लिए भेजते हैं उन पौधों हम्म, को। वो लोग उन पौधों को चोरी करके अरुणाचल के रास्ते से होते हुए हम्म, असम के वो हमारा ईस्ट का जो इलाका है, एक तो हम इसे नॉर्थ ईस्ट गलत कहते हैं, ये कोई नॉर्थ ईस्ट नहीं है। हम्म, भारत के उत्तर पूर्व में नहीं है हम्म, अरुणाचल, और ये हमारे जो सेवन सिस्टर्स है ये भारत के पूर्व में है। हम्म, उत्तर पूर्व तो वो बंगाल का है। हम्म, अंग्रेज जब बंगाल में आए तो उन्होंने बंगाल के हिसाब से उसको उत्तर पूर्व नॉर्थ ईस्ट कहना शुरू किया, और हम सब के सब उसको उत्तर पूर्व ही कहते रहे। हम्म, तो जब वो वहां पे उन पत्तों को लेके आए तो उनको वैसी वैसी भौगोलिक परिस्थितियां चाहिए थी जहां पे वो उसको बो सकें। हम्म, तो वो भौगोलिक परिस्थितियां वहीं पर थी, हम्म, पूर्व के अंदर ही। हम्म, तो पूर्व के अंदर उन्होंने देखा कि भाई यहाँ पे मैं बिजनेस तो करने लग जाऊंगा, जी, लेकिन बिजनेस करने के लिए मेरे को लोकल पॉपुलेशन का सपोर्ट चाहिए। हम्म, लोकल पॉपुलेशन वहां वहां पे उस टाइम पे मणिपुर में मैतई थे। जी, तो मैतई लोग हिंदू लोग थे, और उन्होंने कहा कि हम किसी भी कीमत पर अंग्रेज का साथ नहीं देंगे, हम्म, हम किसी भी कीमत पर अंग्रेज के नौकर नहीं बनेंगे। हम्म, ये जब उन्होंने कहा तो अंग्रेज ने अपनी यही सारी चीजें, सारागढ़ी की एक लड़ाई बहुत फेमस है पंजाब के अंदर भी, हम्म, सारागढ़ी की भी तो यही लड़ाई थी जब 36 सिख बटालियन जो अंग्रेजों के लिए काम करती थी, उस बटालियन के नीचे सारागढ़ी के लोगों ने झुकने को मना कर दिया। उन्होंने कहा कि हम अंग्रेज का नहीं मानेंगे। हम्म, तो वहां पे जाके अंग्रेजों की सेना ने मारकाट शुरू की, हम्म, लेकिन मारकाट से कभी देश नहीं जीते जाते। हम्म, देश जीते जाते हैं वहां की जनसंख्या का परिवर्तन करके। बिल्कुल, अंग्रेजों ने उस टाइम पे वहां पे मैतई लोगों की जनसंख्या का प्रभुत्व कम करने के लिए अपने सपोर्ट के कुछ लोग बसाने शुरू किए, हम्म, जिनमें से दो मुख्य वहां पे समुदाय लाए गए बाहर से। कौन कौन से? कुकी लाए गए हम्म, और नगा लाए गए। हम्म, ये कुकी और जो नगा थे ये पहले भी छोटी संख्या में वहां के राजा लेके आए थे कि हमारे लिए लड़ेंगे। हम्म, इन दोनों का जो मत था वो हिंदू नहीं था, इन हम्म, दोनों का जो मत था वो ईसाई मत के थे। हम्म, और मत का मतलब होता है आपकी जीवन शैली, आपका लाइफस्टाइल, हम्म, कि आपका लाइफस्टाइल क्या है। हम्म, मेरा लाइफस्टाइल, मैं सनातन धर्म से हूँ, मैं हिंदू धर्म से हूँ, तो मेरा एक लाइफस्टाइल है वो कॉमन मिलेगा जितने भी हिंदू धर्म के लोग हैं, तो उनका बिजनेस पैटर्न भी कॉमन निकलता है फिर। हम्म, क्योंकि हमारी जब डिमांड कॉमन होंगी तो हमारी सप्लाईज कॉमन होंगी। राइट, तो जब कुकी और नगा वहां पर आए तो मैतई के साथ उनकी आपस में नहीं बनी। हम्म, उस टाइम पे चाय उगाने के लिए बड़े बड़े बागान जो थे वो अंग्रेजों ने अपने अधिकारियों को दे दी, और उन्होंने कहा कि मैतई अगर काम नहीं कर रहे हैं तुम्हारे बागानों में, तो तुम एक काम करो, तुम इन कुकी और नागाओं के साथ काम करो, ये तुम्हारे बागानों में काम करेंगे, क्योंकि ये ईसाई हैं और हम भी ईसाई हैं। जी, जबकि कुकी और नागा का भी अगर हम बहुत पुराना जो इतिहास देखेंगे तो वो भी हिंदू संप्रदाय से ही थे, हम्म, लेकिन उनका धर्म जो था वो बदला जा चुका था बहुत पहले। तो हम्म, उनकी जो नई पीढ़ियां थी वो अपने आप को ईसाई मानते थे। हम्म, तो जब वहां पे इस बिजनेस की लड़ाई शुरू हुई कि हमने चाय उगानी है, और उस चाय को उगा के हमने कहाँ भेजना है, यूरोप भेजना है। हम्म, क्यों भेजना है? ताकि हमारा जो ट्रेड इम्बैलेंस विद चाइना है वो सेटल हो सके। हम्म, तो उस टाइम पे अपने नौकरों को कुछ एक विशेष अधिकार देने शुरू किए अंग्रेजों ने। और ये जो आज हम लड़ाई देख रहे हैं ये उन्हीं विशेष अधिकारों की वजह से उपजा हुआ एक असंतोष है। हम्म, तो ये तब से चल रहा है, ये आज का नहीं है। अगर किसी को ये लगता है कि ये अभी 2 महीने पहले 3 महीने पहले शुरू हुआ है तो सॉरी,
आपको अपनी जो जर्नल नॉलेज है, आपको अपनी हिस्टोरिकल नॉलेज जो है वो ठीक करनी होगी। ये आज की लड़ाई नहीं है, ये बहुत पुरानी लड़ाई है, और ये एक बिजनेस वॉर से होते हुए आज भी बिजनेस वॉर ही है। और इस बिजनेस वॉर को आज कुछ लोग समझ नहीं पा रहे हैं, इस वजह से वो लोग कुछ भी चिल्ला रहे हैं। हम्म, ये कोई पहली बार तो नहीं हुआ है कि किसी औरत का शील भंग किया गया या किसी औरत के कपड़े फाड़े गए हैं। पहली घटना नहीं है ये, और ये आखिरी घटना भी नहीं है। अभी 2 दिन पहले, 2 दिन नहीं, कल ही केरल के अंदर हम्म, 5 साल की एक बच्ची का बलात्कार किया गया। 5 साल की बच्ची सिर्फ, और वो दुर्दांत बलात्कार था। हम्म, लेकिन उसके ऊपर कोई बात नहीं करेगा। क्यों बात नहीं करेगा? क्योंकि वहां पे जिस आदमी ने बलात्कार किया है वो एक खास मजहब का आदमी है। हम्म, वो इस वजह से उसके ऊपर कोई बात नहीं की जाएगी कि वो तो एक खास मजहब का आदमी है, और उस मजहब के आदमियों को गलती करने की माफी है। हम्म, इस घटना को जानबूझ के इस वजह से प्रचारित किया जा रहा है क्योंकि इसके अंदर जो आरोपित समुदाय है वो हिंदू, हम्म, और हिंदू इस वक्त पे पूरी दुनिया के अंदर एक ऐसी विचारधारा बन के उपज रहे हैं जो विचारधारा बिना हथियार के हर किसी को अपने साथ जोड़ने में कामयाब हो रही है। हम्म, आप किसी भी देश में चले जाइए, वहां उस देश के अंदर जब आप हिंदू धर्म के बारे में उनके विचार पूछेंगे तो हम्म, सब किसी के विचार बहुत अच्छे हैं। हम्म, आप इंटरनेट पे बाढ़ देख रहे हैं रील्स की, चाहे वो अफ्रीकन लोग हों, चाहे वो लैटिन अमेरिकन लोग हों, चाहे अमेरिकन लोग हों, चाहे यूरोपियन लोग हों, चाहे रशियंस लोग हों, हर कोई हिंदू धर्म को जानना चाहता है। अच्छा देवलोकन और जी, इसी जी, हाँ जी सर। वर्तमान जैसी जनसंख्या की गल करिए क्योंकि बहुत सारा जनसंख्या परिवर्तन होया है मणिपुर ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਨਾ ਔਰ ਡਿਵਾਈਡੇਸ਼ਨਸ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਕੁਝ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਧਰਾਤਲ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਨੇ ਕਿ ਅਪਰ ਮਣੀਪੁਰ ਔਰ ਲੋਅਰ ਮਣੀਪੁਰ ਇਹ ਕੀ ਹੈ ਔਰ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਵਰਤਮਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਜਨਸੰਖਿਆ ਦਾ ਬਦਲਾਅ ਆਇਆ ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਥਿਤੀ ਹੈ ਇਸ ਟਾਈਮ ਮਣੀਪੁਰ ਦੀ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਦੀ ਆ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਮੈਤਈ ਸਮੁਦਾਇ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ ਔਰ ਉਹ ਕਿਸ ਦਸ਼ਾ 'ਚ ਨੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਵਾਕਈ ਹੀ ਉਹ ਇੰਨੇ ਹਿੰਸਕ ਹੋ ਗਏ ਜਾਂ प्रस्तुत उन्होंने उदा किया जा रहा है। मैं आपसे एक बात पूछता हूँ गुरतेज जी, हम्म, 1947 में अगर पंजाब के अंदर जितने भी हिंदू हैं, हम्म, उन सारे के सारे हिंदुओं को 1947 के अंदर कानूनन ये बोल दिया जाता कि कोई भी हिंदू पंजाब के अंदर जमीन नहीं खरीद सकता। हम्म, पॉपुलेशन तो बढ़ेगी आपकी, हम्म, आप जमीन नहीं खरीद सकते, तो आपके पास क्या, मतलब आपके पास क्या रास्ता बचता? ऑब्वियसली। जो अंग्रेज, इस देश के अंदर गलतफहमियां बहुत रही हैं, और एक गलतफहमी उन गलतफहमियों में ये थे कि 1947 में अंग्रेज जो हैं वो हमारी शासन व्यवस्था छोड़ के चले गए थे। ये सबसे बड़ी गलतफहमी हमें रही। वो हम्म, नहीं गए थे कहीं। हम्म, 1947 में वो इनविजिबल अपना जो राज था, उन्होंने अपने नाम पे अपने जो गुलाम नौकर और उनकी बातें मानने वाले लोग थे वो बिठाए, और उन्होंने कहा कि अब तुम हमसे भी अच्छा चला के दिखाना। हम्म, उन्होंने क्या किया, 1947 के बाद कांग्रेस सरकार जब थी हमारे यहाँ पे, तो हम्म, उन्होंने मैतई और नागा को एसटी स्टेटस यानी कि ट्राइबल स्टेटस दे दिया, और मैतई को उन्होंने एक जनरल स्टेटस ही रखा। हम्म, कुकी और नागों को उन्होंने ट्राइबल स्टेटस दे दिया, और मैतई को उन्होंने जनरल स्टेटस दे दिया। और ट्राइबल स्टेटस के अकॉर्डिंग कोई भी जनरल कैटेगरी का इंसान वहां जमीनें नहीं खरीद सकता। 90% पॉपुलेशन वहां पे मैतई समाज की थी। 90 दो मणिपुर को आप दो हिस्सों में बांटिए, पहाड़ी मणिपुर जी, और घाटी मणिपुर। घाटी में जी, घाटी की जो जगह है टोटल ज्योग्राफी की, वो सिर्फ 10% है, हम्म, मात्र 10%। हम्म, उस 10% के अंदर रह रही है 90% जनसंख्या, और 90% जो पहाड़ है वहां पे उनके ऊपर रह रही है मात्र 10% जनसंख्या। हम्म, अब उस 10% जगह में वो 90% लोग जमीन खरीद सकते हैं, हम्म, लेकिन उस 90% जगह में जहां पे कुकी और नागे रहते हैं वहां पे वो 90% लोग जगह नहीं खरीद सकते, पैसे होते हुए भी नहीं खरीद सकते। अब वो पॉपुलेशन तो बढ़ेगी,
1947 से लेके आज 75 साल हो गए, तो अगर आप 2 बच्चे भी पैदा करोगे, आप 3 बच्चे भी पैदा करोगे, तो कितनी पीढ़ियां चली जाती है? 15 या 20 साल में एक पीढ़ी बदल जाती है। तो आपकी इस टाइम पे लगभग तीसरी चौथी पीढ़ी चल रही है, तो आप कहाँ जाओगे? आपके पास रास्ता है माइग्रेशन, कि आप मणिपुर को छोड़ के बाहर चले जाओ। मणिपुर को आप उन लोगों को दे दो जो लोग आपके यहाँ जमीनें खरीद रहे हैं। उन लोगों को बहुत भारी संख्या में पैसा दिया गया मिशनरीज के द्वारा। ये तो आप पंजाब के अंदर भी देखते होंगे, पंजाब के अंदर आज जो पैसा मिशनरीज लगा रहे हैं उसका बहुत, उससे कई गुना ज्यादा पैसा मणिपुर में लगा है, ताकि मणिपुर के जो लोग थे, जो म्यांमार से वहां पे आ रहे हैं, जो बाहर से वहां पे आ रहे हैं, वो लोग जमीनें नीचे घाटी पे खरीद सके। अब छत पे छत चढ़ती जा रही है, छत पे छत चढ़ती जा रही है। एक दिन क्या होगा? एक दिन छत वाला आदमी पूछेगा कि मेरी धरती कहाँ है, मेरे को भी तो मेरी धरती चाहिए। उस दिन सरकार उसको कानून का डर दिखा के बोलेगी कि तेरी धरती तो है ही नहीं। वो कहेगा ये तो जो जगह है ये मेरे पुरखों की, मेरे पूर्वजों की जगह है, तो मेरी धरती कहाँ गई? उस दिन उसको बताया जाएगा कानून खा गया। उस यही हुआ। तो उसने कानून के खिलाफ कानूनन लड़ाई लड़ी। उस कानूनन लड़ाई में कोर्ट ने कहा कि भाई ये मैतेई भी तो ट्राइबल ही हैं, इनको भी एसटी का दर्जा दे दो। ये कोई अलग से तो लोग नहीं आए हैं ना, ये भी मणिपुर के आदिवासी लोग हैं। आदिवासी मतलब जो अनंत समय से वहां पे बसे हुए हैं, ये भी ट्राइबल है। जी इनको भी आप ट्राइबल का स्टेटस दे दीजिए। ट्राइबल का स्टेटस मिलने का मतलब था जमीन खरीदने के हकदार हो जाना, छत वाले लोगों को धरती मिल जाना। इसी चीज से सारा झगड़ा शुरू हुआ। जैसे ही कोर्ट ने डायरेक्शंस दी कि आप इन लोगों को ट्राइबल स्टेटस दे दीजिए, कुकी और नगा लोगों ने इस चीज का विरोध किया। और वहां का जो विरोध है वो बहुत अलग विरोध है। ये उत्तर भारत के लोगों को समझना पड़ेगा कि जो विरोध उत्तर भारत का है वो विरोध वहां पे नहीं है। वहां का विरोध बहुत अलग तरीके का। इस तरह थोड़ा ਜਿਹਾ ਬਰੀਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਸ਼ਬਦਾਂ ਚ ਸਮਝਾਉਂਗੇ। मानवीय संवेदनाएं उत्तर भारत के अंदर बहुत जागृत हैं। हमारे यहाँ पर अगर कोई भी आपस का मनमुटाव होता है तो हम उस हद तक नहीं जाते जिस हद तक हमारे पूर्व के लोग चले जाते हैं। क्योंकि पूर्व के अंदर इस टाइम पे चीन, पाकिस्तान और इंग्लैंड, मतलब पूरा यूरोप है, ये 3 देश भारत के खिलाफ खड़े हैं। और ये तीनों देशों से मिला हुआ पैसा, मिला हुआ रिसोर्स और मिली हुई नफरत वहां के लोगों के दिलों में और दिमागों में बैठी है। और जब नफरतें दिल और दिमाग में बैठती है तो फिर जो विरोध का लेवल होता है वो बहुत दुर्दांत होता है। ये कोई पहली बार नहीं है कि वहां पे किसी के कपड़े फाड़े गए हैं। इससे पहले भी वहां पे औरतों ने खुद अपने कपड़े फाड़ के हमारी आर्मी के खिलाफ, हमारी फौज के खिलाफ अनेकों प्रदर्शन किए, अनेकों खुद ने कपड़े फाड़ के किए हैं। उन्होंने कहा है कि ये आर्मी जो है ये हमारे साथ बलात्कार करती है। को पता है कि इंडियन आर्मी, जो भारतीय फौज है, वो दुनिया की सबसे अनुशासित, सबसे डिसिप्लिन्ड आर्मी है। ऐसा कोई सबूत आज तक वो नहीं दे पाए, लेकिन बात है, बातों का क्या, मैंने कह दिया, दुनिया ने मान लिया। बहुत दुर्दांत तरीके से वहां पे विद्रोह होते हैं, बहुत दुर्दांत तरीके से एक दूसरे के खिलाफ लड़ाइयां लड़ी जाती हैं। और वहां पे जो भाषा शैली है वो बंदूक की, गोली की और आपस में एक दूसरे की इज्जत लूटने की भाषा शैली रही है। ये उत्तर भारत के लिए बहुत नया है। ਜੀ ਦੇਵਲਾਹਾਂ ਜੀ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਘਟਨਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਔਰਤ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਾਤੀ ਦੀ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਪਰ ਅਫਸੋਸ ਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਬਟ ਕੁਝ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਾਡਾ ਮੀਡੀਆ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਕੁਝ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਰਗ, ਇੱਕ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਰਗ ਦੀ ਨੂੰ ਛੂਟ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਔਰ ਕੁਝ ਆਬਵੀਅਸਲੀ ਕਿ ਜੇ ਕੁਕੀ ਸਮੁਦਾਇ ਦੀ ਇੱਕ ਮਹਿਲਾ ਦੇ ਨਾਲ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋਈਆਂ ਤਾਂ ਮੈਤਾਈ ਸਮਾਜ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੇ ਘਟਨਾਵਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਉਹ ਗੱਲ ਵੱਖਰੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਮੀਡੀਆ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਿਆ। ਔਰ ਚੰਦ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਹਾਲਾਤ ਨੇ ਬਣਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਉੱਥੇ, ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀਆਂ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਬਣਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ,
ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਮਤਈ ਸਮਾਜ ਹੈ ਉਹਦੀ ਰੱਖਿਆ ਦੇ ਲਈ ਜਾਂ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ सकते हैं? गुरुदेव जी, पहले तो हम सबको एक बात माननी पड़ेगी कि जिस कालखंड के अंदर हम ये सब बातें कर रहे हैं, वो कालखंड सामान्य नहीं। हम्म। इस वक्त पे हम विश्व युद्ध 3 के मध्य में खड़े हैं। विश्व युद्ध 3 चल रहा है, वो अभी हमारी आंखों ने देखना शुरू नहीं किया, वरना वो चल रहा है। हम्म। आज मॉस्को के अंदर फिर से बमबारी हुई है। हम्म। आज ईरान का और इजराइल की जो टेंशन है वो ऑल टाइम हाई चल रही हैं। आज लेबनान और इजराइल की टेंशन ऑल टाइम हाई चल रही हैं। पाकिस्तान की सिचुएशन खत्म हो चुकी है। अफगानिस्तान के अंदर टीटीई और अलकायदा ने एक होकर अपना जो एजेंडा है उसको आगे बढ़ाने की कस्में खा ली हैं। तो हम्म। ये जो वक्त है, ये कालखंड जो है, ये बहुत महत्वपूर्ण कालखंड है। इस महत्वपूर्ण कालखंड में सिर्फ वही देश, वही जनसंख्या, वही समुदाय आगे बढ़ेगा जो एक रहे। सबको तोड़ने की कोशिश होगी इस टाइम पे। किसी को जाति के नाम पे तोड़ा जाएगा, किसी को भाषा के नाम पे तोड़ा जाएगा, किसी को क्षेत्र के नाम पे तोड़ा जाएगा। और मैतेई लोग जो हैं, मैतेई लोगों की जब तक जो मैतेई लोगों की दिक्कत है, जो मैतेई लोगों की प्रॉब्लम है, जब तक आप उसको एड्रेस नहीं करोगे, एक आदमी छतों पे कितने साल तक रह लेगा? 90% जनसंख्या को आपने 10% एक पिंजरा बना के रोक दिया है। जब तक आप उस चीज को एड्रेस नहीं करोगे, उस चीज का समाधान नहीं करोगे, ये सिर्फ शुरुआत है। आप ऐसा मत मानना कि जो मणिपुर वाली घटना है या जो मणिपुर के हालात हैं, वो इस देश के अंतिम हालात हैं इस देश में, और वो इस देश के जो हालात बिगड़ने वाले हैं उसकी शुरुआत है। कल की जो घटना मेवात में हुई है, उस घटना को आप मणिपुर से यूं की यूं जोड़ के देख सकते हैं। आज इस देश का जो बहुसंख्यक इंसान है, वो बहुसंख्यक अपने अधिकार मांगने के लिए सड़क पर निकलना शुरू हो चुका है। वो कहता है कि अगर मेरा मंदिर है मेवात के अंदर तो मैं क्यों ना उसके ऊपर जल चढ़ाऊं। वो कहता है कि अगर मेरे जंगल ये हैं तो मैं क्यों ना यहाँ पे घर बनाऊं। वो कहता है कि अगर मेरी जमीन पे कब्जा हुआ है तो क्यों ना मैं उसको हटाऊं। और जैसे ही आप अपने अधिकार मांगोगे, तो जिन्होंने आपके अधिकार छीने हैं वो क्या कर, वो रिटेलिएट कर, वो झूठ का सहारा ले। ये हालात अब ये और बिगड़ेंगे। ये हालात सुधरने वाले नहीं है, क्योंकि यहाँ पे हिंदुस्तान के अंदर राजनीति इतनी ज्यादा हावी है हमारे ऊपर कि हमें सब कुछ चुनाव जीतने के ऊपर ही न्यौछावर कर देना है। हमें सच्चाई से कोई लेना देना नहीं है, हमें किसी भी समस्या से कोई लेना देना नहीं है। हमें चुनाव जीतना है। उस चुनाव जीतने के लिए चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े। जी तो ये नहीं सुधरने वाले हालात। ਜੀ ਦੇਵਲੋਹਨ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਮਣੀਪੁਰ ਦੀ ਸਾਰੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ, ਮਤਈ ਸਮਾਜ ਦੇ ਦਰਦ ਨੂੰ, ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਸਾਰੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਨੂੰ, ਉਹਦੀ ਜੀਓਗ੍ਰਾਫੀਕਲ ਜਿਹੜੀ ਸਟੇਟਸ ਹੈ ਉਹਦਾ ਪੂਰਵ ਕਾਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਵਰਤਮਾਨ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਬੜੇ ਸਾਫ਼ ਸਟੀਕ ਤੇ ਘੱਟ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਸਮਝਾਇਆ। ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜਨਤਾ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖੇਗੀ, ਸੋਚੇਗੀ, ਸਮਝੇਗੀ, ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਹਾਲਾਤ ਨੇ ਉਹ ਜਹਾ ਨਾ ਹੋਣ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਾਤੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਮਜ਼ਹਬ ਦੇ ਨਾਲ, ਮਹਿਲਾ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨਾ ਹੋਣ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਜਾਗਰੂਕ ਹੋਈਏ ਚੀਜ਼ ਬਾਰੇ, ਇਹੀ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਦੇਵਲੋਹਨ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ, ਔਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀਏ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। जरूर जरूर, बहुत बहुत।